हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंतर्गत। गाइस, बिजनेस मेथड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में शामिल थे, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वे सभी तरीके जिनसे रुपीज़ को एक्सचेंज करके रुपीज़ को एक्सचेंज कर सके, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि रुपीज़ को चेक से एक्सचेंज कर दिया तो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। प्रोमिसरी नोट से एक्सचेंज कर दिया वो हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज से कर दिया वो नेगोशिएबल इंटरेस्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो जितने भी ये सब क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सेलर को इस बात का सबूत हो जाता है कि कस्टमर उसका ऋणी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। इस डॉक्यूमेंट का कस्टडी आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती है। नेगोशिएबल तभी तो है जब बिल के मनी के बदले उसको एक्सचेंज किया जा सके, है ना। भारतीय विनिमय साध्य अधिनियम 1881 की धारा 3 में निम्न चीज़ों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना है। ठीक है, कौन कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र और चेक। ठीक है, देखो, विनिमय बिल, विपत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होता है? जिसमें लेखक किसी निश्चित पर्सन को उसके आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को राशि का पेमेंट करता है। ठीक है, लेखक का मतलब यहाँ पर है उधार लेने वाला। कौन है? उधार लेने वाला। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है दुकानदार, एक होता है माल लेने वाला, कस्टमर। इसमें क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि दुकानदार एक बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है, जारी करने वाला दुकानदार है, और उसको साइन कौन करता है? वो साइन करता है कस्टमर, कि मैं आपने जो साइन, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ कि मेरे ऊपर आपके इतने पैसे उधार हैं, मैं इतने पैसे आपको चुकाऊंगा। वो इसके बदले साइन करता है। ठीक है, तो जो दुकानदार है वो कहलाएगा ड्रॉवर, और जो कस्टमर है वो कहलाएगा ड्रॉवी। क्या कहलाएगा? ड्रॉवी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ये एक तो लिखित होता है, हस्ताक्षर युक्त होता है, शर्त नहीं होती इसमें। इसमें क्या नहीं होती? शर्त नहीं होती। और ये आदेश है, एक प्रकार का क्या है? आदेश है ये। ठीक है, तो ये किस में है? ये 1881 की धारा 5 में है, कि तहत ये शर्त रहित, आज्ञा सहित लिखित व हस्तांतरित डॉक्यूमेंट है। इसे बैंक से भुना सकते हैं। किससे भुना सकते हैं इसको? बैंक के द्वारा इसको भुनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। बिल लिखने वाला मतलब उधार लेने वाला अपने साइन करके किसी व्यक्ति विशेष को ये दे देता है, और ये बोल देता है कि आप निश्चित राशि कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, पक्ष क्या है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर जो विक्रेता है, दुकानदार है। ड्रॉवी जो देनदार है, उधार लेने वाला, है ना, ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, बीओई को एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक है, और पेई कौन हो सकता है? जो दुकानदार है वो भी पेई हो सकता है, या दुकानदार खुद किसी को दे दे वो बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो जो तीसरा पर्सन है वो भी क्या हो सकता है? प्राप्तकर्ता हो सकता है। ठीक है, कई बार ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन भी हो सकता है। यदि स्वयं जाके बैंक से ले ले तो एक ही पर्सन हो सकता है। ठीक है, विशेषता क्या है? लिखित होना चाहिए। ये एक आदेश है, प्रार्थना नहीं है, आदेश है। ठीक है, आदेश शर्त रहित है ये। बीओई प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। बीओई जारी करने वाले की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वीकृति। अब जो प्राप्त करेगा, जैसे दुकानदार प्राप्त कर रहा है उसको, तो क्या होनी चाहिए? उसके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, पेमेंट की सर्टन डेट होगी, सर्टन पेमेंट अमाउंट होगा, नियमों अनुसार मुद्रांकित या न्यायालय के स्टैंप पर लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, मुद्रांकित मतलब क्या है? स्टैंप होगा, ये स्टैंप पे लिखा जाएगा, या फिर न्यायालय के स्टैंप पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं होता कि बस आगे और दे दिया, नहीं, स्टैंप पर लिखा जाता है। अब लाभ क्या है भाई? जिस व्यापारी के पास राशि कम है वह भी माल खरीद सकता है। भाई एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास गया और क्या कर दिया? माल लेके आ गया, लेकिन पैसे नहीं दिए, है ना, कुछ लिमिट होती है इसकी। तो माल लेके आ सकता है और व्यापार कर सकता है अपना, जब पैसे आ जाए तब दे सकता है। इनको बैंक से भी भुना सकता है ना, बैंक से भुना सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज से व्यापार क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, सुगम हो जाता है। बड़े बड़े विदेशी पेमेंट ईजिली हो जाते हैं। कानूनी डॉक्यूमेंट है ये, इसका यूज़ प्रमाण पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। इनको दूसरे व्यक्तियों के नाम बेचान संभव है इसका।
फिर बिल के प्रकार, व्यापारिक बिल है, अनुग्रह बिल है, क्षेत्र के आधार पर देशी बिल है, विदेशी बिल है, समय के आधार पर मांग दर्शनी बिल और मियादी बिल, देयता के आधार पर प्राप्य बिल और देय बिल। व्यापारिक बिल कैसे, उधार माल बेचने व खरीदने के परिणाम स्वरूप जो बिल लिखे जाते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो व्यापारिक बिल कहलाते हैं। अनुग्रह बिल, जब दो व्यापारी एक दूसरे की वित्तीय सहायता के लिए है ना बिल लिखते हैं तो इसे अनुग्रह बिल कहते हैं। देशी विदेशी, जो देश की सीमा में लिखे और भुगतान किए जाते हैं वो देशी बिल, और जो देश की सीमा के बाहर लिखे जाते हैं वो विदेशी बिल। मांग ऑब्लिक प्रदर्शनी बिल, बिल जिसे देखते ही क्या करना हो, भुगतान करना हो, वो तो मांग बिल, डिमांड बिल। और मियादी बिल, एक टाइम बाद के बाद, एक सर्टन डेट के बाद या बिल में जो डेट लिखी है उसके बाद पेमेंट करना हो। इसमें 3 दिन अनुग्रह डे मिलते हैं, 3 दिन अनुग्रह के दिन कहलाते हैं, है ना, मतलब जो डेट है उसके 3 दिन तक आप दे सकते हो। प्राप्य बिल, जो बिल लिखता है उसके लिए विनिमय बिल एक प्रॉपर्टी जैसा है। जैसे ही बिल पर देनदार की परमिशन मिल जाती है, जैसे उसने परमिशन दे दी, यह लेखक की संपत्ति हो जाता है, दुकानदार की क्या हो गया, संपत्ति हो गया। धारक के लिए प्राप्य बिल होता है, धारक के लिए क्या होता है, प्राप्य बिल। प्राप्य बिल मतलब जो बिल प्राप्त करना है उसको, वो है। दुकानदार के लिए कौन सा बिल है, प्राप्य बिल। और जो कस्टमर उसके लिए कौन सा बिल है, देय बिल। ठीक है। फिर परिपक्वता तिथि क्या है, वह तिथि जिस दिन ये बिल भुगतान के लिए देय होता है वो तिथि है। जैसे दर्शनी बिल, डिमांड बिल है तो तुरंत भुगतान करना है ना। भुगतान प्रस्तुत करने की तिथि क्या होती है, मैच्योरिटी डेट। अवधि बिल है तो क्या है, निश्चित अवधि में 3 दिन जोड़कर मैच्योरिटी उसको जोड़कर मुद्रित किया जाता है। यदि परिपक्वता तिथि को पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 जनवरी, 25 दिसंबर, तो भुगतान एक दिन पहले होगा, भुगतान एक दिन पहले होगा। ठीक है। अनुग्रह दिवस जोड़ने के बाद आकस्मिक अवकाश है, अनुग्रह दिवस जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, आकस्मिक अवकाश, जैसे कोई भी अवकाश आ जाता है तो भुगतान एक दिन बाद होगा। पब्लिक हॉलीडे अगर तो एक दिन पहले होगा, और आकस्मिक अवकाश है तो भुगतान एक दिन बाद होगा। लिखने ऑब्लिक व्यवहार की तिथि को छोड़ दिया जाता है, वह भुगतान की डेट को इंक्लूड किया जाता है। वर्ष में 365 दिन कैलकुलेट किया जाता है, फरवरी 29 दिन की मानी जाती है चौथे वर्ष में। ठीक है। भुगतान तिथि, परिपक्वता तिथि में 3 दिन अनुग्रह दिन को जोड़ा जाए तो भुगतान तिथि कहलाएगी। डिसऑनर ऑफ बिल, अनादरण क्या होता है, देय तिथि पर बिल का स्वीकार करता, है ना, धनराशि देने से मना कर दे तो ये क्या कहलाएगा, अनादरण ऑफ बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनादरण ऑफ बिल। जैसे जो कस्टमर है उसने बिल तो लिख दिया, लेकिन जैसे डेट आई तो वो क्या करता है, धनराशि देने से मना कर दे कस्टमर, तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑनर ऑफ बिल कहलाएगा। अब बिल अनादरण है तो नोटरी पब्लिक इस अनादरण के कारण वह तथ्य लिखते हैं कि भाई क्या कारण है, क्या तथ्य है, यही प्रमाणन है। अनादरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में जो व्यय निकराई दोषी, वो जो भी है वो दोषी पक्षकार से वसूल, कस्टमर से वसूलेंगे वो जो भी खर्चा आया। फिर है अवधि पूर्व भुगतान, बिल को जारी करने वाला टाइम से पहले बिल की राशि देना चाहे तो अवधि पूर्व भुगतान भी कर सकता है। ठीक है। जो ड्रॉवी है उसमें कुछ छूट प्राप्त कर सकता है कि मैं पहले तुमको दे रहा हूँ बिल तो मेरे को छूट दे दो कुछ। फिर बिल का नवीनीकरण, इसमें क्या है, बिल के अनादरण के बाद और बिल की देय तिथि से पूर्व स्वीकार करता बिल लिखने वाले से सेकंड बिल लिखने की प्राप्त कर सकता है। जैसे क्या है, बिल का नवीनीकरण, भाई वो बिल कहीं गुम गया, फट गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ हो गया, या उसकी डेट और चाहता है, टाइम और चाहता है वो, तो क्या करेगा, वो जो दुकानदार उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा यार एक और बिल मुझे दे दो, ठीक है, और इस बिल को कैंसिल कर दो। ठीक है। तो वो सेकंड बिल लिखने की प्रार्थना कर सकता है, पहला पूरा बिल रद्द कर देगा, नया बिल ब्याज राशि जोड़कर बनाएगा, क्योंकि वो जो पहले का पैसा लिया हुआ है उसकी ब्याज भी तो जुड़ेगा ना, उसको जोड़कर बनाएगा। बिल जारी करने वाले का दिवालिया होना, जब जारी करने वाला दिवालिया हो जाए, बिल जारी करने वाला मतलब कस्टमर दिवालिया हो जाए, तो उसके द्वारा लिखे गए बिल अप्रतिष्ठित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अप्रतिष्ठित, डिसऑनर हो जाएंगे। आनुपातिक वसूली संस्था से की जाएगी, शेष को डूबत ऋण मानकर अपलिखित कर दिया जाएगा, उसको हटा देंगे। बीओए कंडीशंस, इसमें कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो ये राइटिंग रिटर्न में होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर है ये, ड्रॉवर बराबर सेलर, सम पेबल सर्टन और ड्रॉवी बराबर सर्टन पर्सन। डेट, प्लेस, इशू ये सब होना चाहिए। मैच्योरिटी डेट टर्म बिल की होती है,
स्टैम्प होना चाहिए, सबसे बड़ी बात स्टैम्प होना चाहिए इसमें, और साइंड बाय ड्रॉवी, साइंड बाय ड्रॉवर और एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉवी। ठीक है, फिर है प्रोमिसरी नोट। ये क्या है प्रोमिसरी नोट? ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 4 में। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, एक प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिस पर लेखक मतलब जो उधार लेकर जाना चाहता है या उधार लेकर गया है उसके साइन होते हैं। इसमें किसी निश्चित या आदेशित व्यक्ति को निश्चित रकम के भुगतान की प्रतिज्ञा होती है। प्रॉमिसरी नोट क्या है? कस्टमर आया दुकानदार के पास, उसने बोला कि भाई मैं आपको प्रॉमिस प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपसे जो 500 रुपये का सामान लेके गया हूँ इसके बदले में मैं 500 रुपये आपको चुकाऊँगा, या 5 लाख का जो भी सामान लेके गया है इसके बदले या ये जो है प्रॉमिसरी नोट लिखेगा और ये स्टैम्प पे लिखेगा, है ना। ऐसे नहीं कि हर कहीं पेपर पे लिख दिया, नहीं, ये बाकायदा स्टैम्प पे लिखेगा, सील साइन जो भी कुछ होंगे वो सारा कुछ होगा। यह भी शर्त रहित वचन पत्र है एक, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को वचन देता है कि निश्चित राशि निश्चित समय बाद दूसरे पर्सन को अथवा उसके आदेश पर अन्य पर्सन को दे देगा। ठीक है, देनदार प्रोमिसरी नोट का लेखक व लेनदार प्रोमिसरी नोट का प्राप्तकर्ता होता है। प्रोमिसरी नोट में कोई स्वीकारकर्ता नहीं होता, केवल लेखक व भुगतानकर्ता होता है। इसमें अन्य कोई नहीं होता, अन्य कोई स्वीकारकर्ता नहीं होता। ठीक है, ये दोनों ही होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 धारा 4 प्रोमिसरी नोट, धारा 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, धारा 6 चेक। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोमिसरी नोट लिखित में होना चाहिए, लेखक के साइन होने चाहिए जो लिख रहा है, स्वीकृति की इसमें नीड नहीं है। तो पहले अपन ने देखा ना बिल ऑफ एक्सचेंज में कि दुकानदार ने उस पर लिखा और जो ग्राहक है उसने स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ ये जो लिख रहा है ये सही है, तो इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं है। ये शर्त रहित होता है, वो भी शर्त रहित था। ऋणी जो लोन ले रहा है वो लिखेगा, ये वाहक को दे नहीं है। वाहक मतलब क्या है, समझो मेरी बात को। उसमें क्या था, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि दुकानदार ने उससे एक्सेप्ट करवा लिया कस्टमर से और ख़ुद के पास रख लिया कि भाई दुकानदार ने कस्टमर से लिखवा लिया कि भाई कस्टमर को दुकानदार को 2 लाख रुपए देने हैं, कस्टमर से हामी भरवा ली कि हाँ साहब मैं दूंगा। दुकानदार के पास पैसा ख़त्म हो गया, दुकानदार सामान लाना चाहता है सी व्यापारी से, तो दुकानदार क्या करेगा, भाई यार सी व्यापारी बात ऐसी कि मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है ए का जिसने मुझे दिया था और वो मेरे को 2 लाख पेमेंट कर देगा, ये इसका प्रूफ है। सी बोलेगा कुछ नहीं, तो तू सामान ले जा मेरे को ये दे जा। ठीक है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, वाहक हो गया। वाहक मतलब इसने क्या कर दिया, बी ने क्या कर दिया, सी को तीसरे व्यक्ति को दे दिया। लेकिन प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं है। प्रोमिसरी नोट में क्या है कि ए बोलेगा कि मैं बी को ये भुगतान करने का वो देता हूँ, क्या बोलते हैं जो भी है, बच्चा प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा वैसा जो भी है ना। तो अब ये बी सी को नहीं दे सकता। ठीक है, भुगतान की स्पष्ट प्रतिज्ञा होगी। प्रोमिसरी नोट का प्राप्तकर्ता भी एक सर्टन विशेष व्यक्ति होगा। धनराशि भुगतान सर्टन टाइम बाद या मांग किए जाने पर किया जा सकता है। वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, अत्यधिक प्रचलन में है। डिसऑनर पर कोर्ट कार्रवाई करेगा। ऋणी का ऋणी होने का अकाट्य प्रमाण। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या होता है, लेखक कौन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, लेखक होता है ऋणदाता जो ऋण दे रहा है। इसमें कौन होता है प्रोमिसरी नोट में, जो ऋणी जो लोन उठाया जिसने। प्रतियां, स्थानीय बिल की 1 और विदेशी बिल की 3 प्रतियां रखनी पड़ती है, इसकी 1 ही रखनी पड़ती है। पक्षकार कौन कौन होता है, लेखक होता है, लेनदार होता है, देनदार होता है। प्रोमिसरी नोट में 2 ही होते हैं, ध्यान रख लेना, ध्यान ही क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने पक्षकार होता है प्रोमिसरी नोट में, लेखक और देनदार। प्राप्तकर्ता कौन होता है, ठीक है, लेखक एंड लेनदार होता है, एक पर्सन नहीं होगा। ठीक है, लेखक एंड लेनदार होता है, कैन बी 1 पर्सन। स्वीकृति, देनदार की स्वीकृति मस्ट है ना, देनदार की स्वीकृति मस्ट है, उससे कस्टमर से लिखवाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें लेखक का दायित्व गौण में सहप्रबंधित, इसमें दायित्व नहीं होता इसका। इसमें क्या होता है, भुगतान वचन प्रतिज्ञा होती है। फिर आदेश प्रतिज्ञा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो आदेश है और ये क्या है, भुगतान प्रतिज्ञा। अप्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठित होने पर धारक का कर्तव्य है कि वह लेखक एंड समस्त पूर्व प्रकोष्ठों को सूचना दे, है ना। भी उसका कर्तव्य है कि अगर किसी कारण से पैसे नहीं है तो उसको सूचना दे, है ना। इसमें अप्रतिष्ठा की सूचना जरूरी नहीं है। नोटिंग,
डिसऑनर्ड होने पर क्या कराते हैं, नोटिंग कराते हैं, इसमें नोटिंग की नीड नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब है चेक। क्या है चेक? कस्टमर द्वारा चेक बैंक को लिखा जाता है। वह स्वयं को या अन्य पर्सन को पेमेंट करने के लिए बैंक को ऑर्डर दिया जाता है कि आप पैसा दो मेरे को। यह सदैव मांग पर देय होता है, मांग पर, मांगने पर दिया जाता है। इसमें स्वीकृति और मुद्रांकन आदि की आवश्यकता नहीं होती, इसमें वो स्टैम्प नहीं चाहिए। चेक शर्त रहित आदेश है, ये भी शर्त रहित है। चेक में 3 पक्षकार होते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से। कौन कौन होता है? लेखक होता है, बैंक होता है, और तीसरा जो भुगतान प्राप्त करने वाला। अब भुगतान प्राप्त करने वाला खुद भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। चेक के प्रकार: वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखांकित चेक। ठीक है, रेखांकित चेक को क्या होगा, वो रेख चेक के ऊपर बाईं और 2 लाइनें खींच दे तो क्या क्या कहलाएगा? रेखांकित चेक, रेखांकन, है ना। साधारण क्रॉस, 2 पैरेलल लाइन खींच दें तो इसमें क्या कहलाएगा? पेमेंट ओनली अकाउंट में करेंगे सिर्फ। विशेष क्रॉस, 2 लाइन के बीच में बैंक का नाम लिख दें तो पेमेंट सिर्फ उसी बैंक में होगा। ठीक है। अकाउंट पेई क्रॉस, पेमेंट केवल भुगतान प्राप्त करने वाले के खाते में ही होगा, है ना। अकाउंट पेई क्रॉस। और क्रॉसिंग नॉट नेगोशिएबल, है ना। अदाता, भुगतान प्राप्त करने वाला अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कर दिया इसने, जैसे ये लिख दिया, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग करके लिख दिया नॉट नेगोशिएबल। मतलब क्या है कि अदाता, भुगतान प्राप्त जो कर रहा है, वो अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ये चेक। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओई किस में है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 5 में है। प्रोविजन नोट धारा 4 में है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लागू कब हुआ? 1 मार्च 1882 को, 1 मार्च को। ठीक है। विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा किस में धारा में दी गई है? धारा 13 में। विनिमय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। चेक और विनिमय बिल में पक्षकार संख्या 3 होती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक चेक को मान्यता कब मिली? 2002 में मिली। ठीक है। और लाइनों के बीच में बैंक का नाम लिख दे तो उसे विशेष रेखांकन कहा जाएगा। बाकी ये तीनों चेक कैसे हैं? साधारण चेक है। ठीक है भैया, तो ये था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो धन्यवाद। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।